खीर मोहन, रसगुल्ला, खीर मोहन, रसगुल्ला, खीर मोहन। अरे भाई, रसगुल्ला रसगुल्ला यानी बंगाल की मिठाई, बंगाल की पहचान। नहीं, खीर मोहन यानी ओडिशा का भोग, ओडिशा की शान। ये लड़ाई ना इनकी है ना इनकी, ये लड़ाई है रसगुल्ले की। और बहस इस बात की है कि आखिर रसगुल्ले पर मालिकाना हक किसका है। ये कहते हैं कि रसगुल्ला असल में रसगुल्ला है, यानी बंगाली भाषा, यानी इसका आविष्कार बंगाल में हुआ। लेकिन इनका मानना है कि रसगुल्ले में रस भरा ओडिशा ने, इसलिए रसगुल्ले पर ओडिशा की मोहर लगनी चाहिए। वैसे कुछ यही कुश्ती अब देश के दो राज्य भी लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। तलवारें तब खिंची जब ओडिशा सरकार ने जीआई मान्यता के लिए अर्जी दी। जीआई मान्यता यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी एक आधिकारिक मोहर जिससे ये पता लगे कि प्रोडक्ट का रिश्ता कहां से है। साफ कहें तो इससे ये साबित होगा कि रसगुल्ला असल में आया कहां से, इसकी पैदाइश कहां की है और सबसे पहले रसगुल्ला बनाया किसने। ओडिशा की नजर से देखें तो उनका दावा ही सच्चा दिखता है, और पश्चिम बंगाल के तर्क सुने तो रसगुल्ले पर उन्हीं का हक दिखाई देता है। तो चलिए तलाशते हैं रसगुल्ले का इतिहास और ढूंढते हैं कि देश में पहला रसगुल्ला बनाया किसने। जिसे तुम रसगुल्ला बोलते हो ना, वो असल में रसगुल्ला है, और ये शब्द बंगाली भाषा से आया है। नाम से क्या होता है, ये तो ओडिशा की पहचान है, पहचान। सदियों से ओडिशा में बनते आ रहे हैं रसगुल्ले। पहचान की बात तो करो मत। रसगुल्ले की पहचान बंगाल के केसी दास से है। देखो देखो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। पहले तुम ऐसा करो, पहले तुम अपनी बात कह लो, उसके बाद मैं अपनी बात कह दूंगा। ठीक है, तो फिर सुनो कि बंगाल में रसगुल्ला बनाया किसने था। मिठाई का मतलब रसगुल्ला, तो रसगुल्ला का मतलब कोलकाता के केसी दास। दुकान तो ये आपके लिए होगी, बंगाल के लिए तो ये जज्बात भी हैं और रसगुल्ले पर हक जमाने का सबूत भी। इस दुकान की शुरुआत कई पीढ़ियों पहले हुई थी, जिसके मालिक थे नोबिन चंद दास। कहते हैं नोबिन चंद के जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था, यानी मुश्किलें और चुनौतियां उन्हें विरासत में मिली। होश संभाला तो नोबिन दास ने 1866 में अपने दोस्त के साथ मिलकर कलकत्ता के बाग बाजार में एक मिठाई की दुकान खोल ली। दुकान तो खुल गई, लेकिन मिठाई बिकी ही नहीं। एक नई दुकान के साथ नोबिन दास ने नई शुरुआत की और एक नई मिठाई भी बना डाली। कलकत्ता में 1868 आधुनिक जो रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला नोबिन दास का हाथ से ही हुआ है। उसका उम्र जब 15 था, उसी टाइम में वो बाग बाजार का काली इंद्र बोल के एक दुकान था, उनका दुकान में वो काम सीखने के लिए उधर में भर्ती हुआ था। कहते हैं शुरुआत में नोबिन दास के रसगुल्ले सूखे हुआ करते थे, लेकिन फिर लोगों ने नोबिन दास को राय दी और 1868 में नोबिन दास ने छेने के टुकड़े चाशनी में पकाकर रसगुल्ले का आविष्कार कर डाला। तब छेना का सिर्फ ड्राई छेना का मिठाई मिलता था। तब संदेश जो मेन था, संदेश, तो कस्टमरों का कंप्लेन था कि कोई ऐसा कुछ बनाइए। बहुत कम कस्टमर ऐसे थे कि संदेश लेके बाहर जाते थे, ट्रैवल करते थे, बीच में संदेश खाते थे, और इतना सूखा था कि गले में प्रॉब्लम होता था, चोक्ड होता था, पानी पीने ज़रूरत होता था। तो इसीलिए उन्होंने सोच के ये छेना का ही बॉल बना के ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे सिरप में, शुगर सिरप में बॉयल करके कुछ नया मिठाई बना जा सकता है। सिर्फ उनके वारिस ही नहीं, बंगाल के लोग भी यही दावा करते हैं कि रसगुल्ले की खोज नोबिन दास ने ही की थी। यानी इस दावे को माने तो दुनिया का पहला रसगुल्ला
नोबिन दास की चाशनी से ही निकला था। बस हो गया? बिल्कुल नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब कौन सी कहानी है, सुनाओ, वो भी सुनाओ। कहानी ये है मेरे भाई कि नोबिन दास ने जब रसगुल्ले का आविष्कार किया तो ये रसगुल्ला घर घर पहुंचा कैसे। बात 1870 के आसपास की है। कलकत्ता के बाग बाजार इलाके में नोबिन दास रोज अपनी दुकान सजाते थे, लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसने नोबिन दास के रसगुल्ले को पूरे बंगाल में मशहूर कर दिया। कहते हैं एक रोज कलकत्ता के एक बड़े व्यापारी सेठ राय बहादुर भगवान दास अपने परिवार के साथ बग्गी में जा रहे थे। तभी उनके बेटे को प्यास लगी और उन्होंने अपनी बग्गी नोबिन दास की दुकान के सामने रुकवा ली। नोबिन दास ने बच्चे को पानी पिलाया और साथ में एक रसगुल्ला भी दिया। बच्चे ने रसगुल्ला खाया और हैरान रह गया। उसके बाद सेठ भगवान दास ने भी रसगुल्ले का स्वाद चखा और इसके दीवाने हो गए। उनका लड़के का प्यास लगा था, सो दुकान आने में पानी के साथ नोबिन दास ने उनका क्रिएशन जो रसगुल्ला वो उनको खिलाया। खा के वो तो बहुत खुश हो गए और जो स्पंजी थे उससे द बॉय वाज वेरी डिलाइटेड एंड went back to the carriage and excitedly told his father. सेठ भगवान दास ने नोबिन दास की दुकान के सारे रसगुल्ले खरीद लिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट दिए। कहते हैं सेठ भगवान दास अक्सर नोबिन दास के रसगुल्ले मंगवाने लगे। नोबिन दास से सेठ भगवान दास और सेठ भगवान दास से पूरा कलकत्ता। बस ऐसे ही रसगुल्ला मशहूर होता रहा। बस मिल गया सबूत कि रसगुल्ले का आविष्कार बंगाल में ही हुआ है। बस 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 इतनी भी क्या जल्दी है मेरे भाई। अब मेरी बात भी तो सुनो, मैं बताता हूँ तुमको कि उड़ीसा और रसगुल्ले के बीच में आखिर रिश्ता है क्या। सुनो, जगन्नाथपुरी उड़ीसा का दावा यहीं से जुड़ता है और उड़ीसा के लोग मानते हैं कि रसगुल्ले का आविष्कार भी यहीं हुआ। कैसे, तो उसकी भी कहानी जरा लंबी है। दावा है कि जब भगवान जगन्नाथ अकेले ही रथ यात्रा पर निकल पड़े तो मां लक्ष्मी नाराज हो गईं। भगवान वापस लौटे तो दरबार के दरवाजे बंद थे। भगवान जगन्नाथ की लाख मिन्नतों के बाद भी लक्ष्मी जी ने दरबार के दरवाजे नहीं खोले और तब रूठी देवी को मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने उन्हें रसगुल्ला पेश किया था। कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि देवी को रसगुल्ले का भोग चढ़ाने की ये परंपरा 13वीं शताब्दी से चली आ रही है। मतलब ये कि ओडिशा में 13वीं शताब्दी से ही रसगुल्ला बनाया जा रहा है और उस जमाने में इसे खीर मोहन कहा जाता था। बंगाल में जो चीज हुआ है वो छाना का रसगुल्ला है और उड़ीसा में जो हुआ है वो खीर का गोलक है। गोलक मतलब राउंड शेप, लेकिन रसगुल्ला नहीं है। ये ध्यान में रहना चाहिए। एक दावा तो ये भी है कि ओडिशा में रसगुल्ले का आविष्कार पाहल में हुआ, जो कटक और भुवनेश्वर के बीच में है। आज भी यहाँ रसगुल्ले का सबसे बड़ा बाजार है और कोई मुसाफिर बिना रसगुल्ले का स्वाद छके यहाँ से नहीं गुजरता। बस अब आई समझ में बात। एक मिनट, ये भगवान जगन्नाथ तो श्री कृष्ण के ही रूप थे ना? तो मेरे भाई फिर तो तुम्हारी कहानी में एक पेंच है। पेंच? अब कैसा पेंच? तो फिर देखो। ओडिशा का दावा है कि जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के दौरान प्रसाद के तौर पर रसगुल्ला दिया जाता था, लेकिन भगवान जगन्नाथ तो श्री कृष्ण का ही रूप थे, इसलिए यह कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी आता है। जानकारों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाने वाले 56 भोग में दूध, घी और मक्खन में बनी चीजों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन उस 56 भोग में कहीं भी छेने का जिक्र नहीं है। मतलब ये कि जब छेना ही नहीं तो रसगुल्ला कैसा? वैसे जानकारों की माने तो कहानी में एक पेच और भी है। वो ये कि पुरानी मान्यताओं में दूध को फाड़ना हिंदू धर्म में
पाप माना जाता था। वो इसलिए क्योंकि दूध पवित्रता का प्रतीक हुआ करता था। ऐसे में फटे दूध की मिठाई भगवान को चढ़ाना नामुमकिन था। वैसे भी मध्यकालीन भारत की कहानियों में कई मिठाइयों का जिक्र हुआ है। 14वीं शताब्दी के दौरान चैतन्य महाप्रभु की कहानियों में मालपुए का जिक्र कई बार मिला, लेकिन छेने का जिक्र कहीं नहीं है। बस देख लिया या कुछ और भी देखा हूं अभी? अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन सच्चाई तो यही है ना जी कि सदियों से जगन्नाथपुरी में रसगुल्ले का प्रसाद बांटा जा रहा है। क्या गलत है इसमें? अब मेरे भाई तुम कुछ भी कहो, रसगुल्ले पर दावा तो बंगाल का ही सच्चा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सच्चे हैं तो सिर्फ ओडिशा के सबूत ही सच्चे हैं। क्यों जी? रुको, अरे मैं तुम दोनों की मुश्किल तुम कौन दूर कर देता हूं। आयो भाई? मैं हूं इस रसगुल्ले का तीसरा दावेदार। और कैसे? कौन हो भाई तुम? हो कौन? अब ये लड़ाई जो थी ये तो बंगाल और उड़ीसा के बीच में थी। ये तुम कौन सी नई कहानी लाए हो? वेल, मैं वो कहानी लाया हूं जिसको सुनने के बाद तुम दोनों के दावे झूठे दिखेंगे। मतलब ये कि ये रसगुल्ला जो है ना तो बंगाल में बना और ना उड़ीसा में। ये रसगुल्ला तो हिंदुस्तान को दिया है हम पुर्तगालियों ने। बात 15वीं शताब्दी की है, जब हिंदुस्तान में पुर्तगालियों के कदम पड़े। यूं तो पुर्तगाली और डच हिंदुस्तान में व्यापार करने आए थे, लेकिन उनके साथ कई कलाएं, कई रिवाज भी भारत पहुंच गए। इतिहासकारों की माने तो उस वक्त तक हिंदुस्तान में छेने का नामो निशान भी नहीं था। लोग जानते भी नहीं थे कि दूध को फाड़कर भी मिठाई बनाई जा सकती है। लेकिन पुर्तगाल में दूध फाड़कर पनीर बनाने की कला बहुत पुरानी थी। पुर्तगाली दूध में एसिड मिलाकर पनीर बनाया करते थे और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत को ये कला भी पुर्तगालियों ने ही सिखाई। हुगली में जो डच यूरोपियंस ने आके लगभग 1790 और 1820 के बीच में उसी टाइम में दूध से हम लोग छाना कैसे बनता है और जो छाना ये मिठाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो हम लोग उन्हों से ही सीखे हैं। मतलब ये कि दूध फाड़कर बनाया गया पनीर और उसी से बनाया गया छेना, जिसके बाद छेना ही चाशनी में डूबकर बन गया रसगुल्ला। पोर्टुगीज ने जब आके उधर दे सेटल्ड थे, पोर्टुगीज में एक फ्रेश चीज़ बनाते थे विच वी टुडे कॉल बैंडल चीज़। वो फ्रेश चीज़, बाय दैट टाइम कैलकाटा वाज बिकमिंग अ सेंटर। सो आई बिलीव दैट द रसगुल्ला दैट वी नो ऑफ टुडे came from Calcutta. The influence could have been Orissa. Orissa could have had a similar sweet called rasgulla. I am not denying that. I am not denying that. But the use of paneer in making rasgullas definitely came from a Bengal influence. कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि पुर्तगाली व्यापारी जब लंबे दौरे पर निकलते थे तो अपने साथ छेना लेकर जाते थे और वो छेना कई दिनों तक ताजा रहे, इसलिए उसे चाशनी में भिगोया जाता था और शायद यही रसगुल्ले का पहला रूप भी था। वक्त के साथ ये कला हिंदुस्तानियों ने भी सीखी और पुर्तगालियों की वो कला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिठाई बन गई। यानी रसगुल्ले की तरह उसका इतिहास भी गोल है और हजारों तर्कों के बीच ये समझना मुश्किल है कि आखिर इस कहानी का पहला सिरा कहां से जुड़ता है। बस हो गई अब तुम दोनों को तसल्ली? देखो यार, अब इस झगड़े से कोई फायदा तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी 2010 के एक सर्वे में रसगुल्ले को राष्ट्रीय मिठाई घोषित किया गया था।
अब ये रसगुल्ला बंगाल का है, ओडिशा का है या फिर पुर्तगाल का, ये बहस तो लंबी चलेगी। खैर, अब रसगुल्ला कभी भी बना हो, किसी ने भी बनाया हो, लेकिन जिसने भी बनाया भाई, चीज़ लाजवाब है।